और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास 10th में पार्ट 10 जो है नेताजी का चश्मा, उसके एनसीईआरटी के प्रश्न अभ्यास या क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मा वाला जो है ना, वो कैप्टन कहलाता था क्योंकि उसके अंदर में देशभक्ति की भावना थी। तो उत्तर लिखेंगे कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें देश प्रेम का भावना कुट कुट कर भरी थी। वह नेताजी के प्रति श्रद्धा भाव रखता था। एक फौजी की तरह वह देश से लगाव रखता था। तो आपने अच्छे से समझा है कि जो चश्मा वाला है वो नेताजी के मूर्ति पे चश्मा लगाता था। और उसके चश्मा लगाने का मूल कारण क्या है, क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना थी और उसी भक्ति के कारण वह नेताजी को चश्मा लगाता था। प्रश्न 2 देखेंगे कि हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसमें कहा है कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो इसका उत्तर होगा कि हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में अब चश्मा नहीं लगा होगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन अब मर चुका है और उस जैसे देश प्रेमी अब नहीं है। तो देखिए हालदार साहब जो है ना मायूस हो गए थे क्योंकि कैप्टन की मौत हो चुकी थी और उनको भरोसा था कि उनके बिना नेताजी की मूर्ति पे अब कोई चश्मा नहीं लगाएगा, क्योंकि उस प्रकार के देशभक्त अब नहीं रहे हैं। अब इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें प्रश्न ख है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। उत्तर होगा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम फल फूल रहा है, भावी पीढ़ी के अंदर देशभक्ति की भावना जीवित है, अतः राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित है। तो देखिए सरकंडे का चश्मा जो है ना एक आशा का प्रतीक है जो कि हालदार साहब के मन में आता है, क्योंकि बच्चे जो है ना राष्ट्र प्रेम से आजकल उत्पोत हो रहे हैं और देशभक्ति की भावना अगर उनके अंदर में है तो राष्ट्र का भविष्य भी इन्हीं बच्चों के द्वारा भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा। अब गा देखते हैं कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। तो उत्तर होगा कि नेताजी के चश्मा विहीन मूर्ति की सोच ने हालदार साहब को निराश कर दिया था, पर मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देख उनकी निराशा आशा में बदल गई। युवा पीढ़ी में देशभक्ति का जज्बा देख वो भावुक हो गए। तो देखिए जो भावुकता उनके मन में इसलिए आई क्योंकि उनको लग रहा था कि अब मूर्ति पे कोई चश्मा नहीं लगाएगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरकंडे का चश्मा उसमें देखा तो उनके अंदर में भावुकता जाग गई, उनकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उनको लगा कि युवा पीढ़ी में देशभक्ति का जज्बा जो है ना वो कुट कुट कर भरा है। प्रश्न 3 देखते हैं कि आशा स्पष्ट कीजिए कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी, सुख सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो देखिए उत्तर होगा कि दिए गए पंक्तियों से आशा है कि हालदार साहब गंभीरता से सोच रहे हैं कि उस देश का क्या हो सकता है जो कि उन राष्ट्रभक्तों पर हंसती है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना परिवार, युवावस्था और जीवन सब कुछ त्याग दिया है। तो देखिए इसमें हालदार साहब सोचते हैं कि आज लोग बिकने पे उतारू हैं, हर चीज़ यहाँ पे बिक रही है, लोगों को राष्ट्र प्रेम से मतलब नहीं है, उल्टा वो राष्ट्रभक्तों पे हंसते हैं जिन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व जो है ना राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया है। ऐसी कौम हमेशा सही कीमत खोजती रहती है ताकि वो बिक सके। तो इस प्रकार के जो सोच वाले लोग हैं वो केवल पैसे के लालच में रहते हैं बिकने के लिए। इन जैसों के लिए अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है। प्रश्न 4 है कि पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर होगा कि पान वाला स्वभाव से खुश मिजाज, काला और मोटा व्यक्ति है। ग्राहकों को पान खिलाने के साथ साथ उनसे बातें करता है। पान खा खा कर उसकी बत्तीसी लाल काली हो गई है। हंसने पर उसकी तोन थिरकने लगती है। वह व्यंग्यात्मक बातें कहने में भी निपुण है। तो देखिए पान वाला जैसे कि आपने पढ़ा है एक मोटा और काला व्यक्ति है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हंसमुख है। वह ग्राहकों के साथ बात करना पसंद करता है। जब भी उनके पान खिलाता है तो उनसे बात भी करता है, लेकिन स्वयं वो पान खाता है जिससे उसकी दांतें जो है ना लाल और काली हो गई हैं और इतना मोटा है कि जब वो हंसता है तो उसका जो तोंद है वो हिलने लगता है और वो व्यंग्यात्मक बातों को भी करने में निपुण है। प्रश्न 5 है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर है कि पान वाला कैप्टन की शारीरिक विकलांगता और गरीबी के कारण मजाक उड़ाता है। जैसे कि हमारे समाज में परंपरा है कि जो कमज़ोर होते हैं लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसी प्रकार से पान वाला भी आदतन कैप्टन का मजाक उड़ाता था। वह अपनी छोटी सोच की वजह से कैप्टन के राष्ट्र प्रेम को देख नहीं पाता है, जबकि कैप्टन सच्चा देशभक्त था जो अत्यंत कम साधन के बावजूद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर अपना देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम निभाता था।
अतः कैप्टन सम्मान का पात्र है, अपमान का नहीं। तो देखिए वो अपने सीमित संसाधनों के बाद भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर में राष्ट्र प्रेम की भावना जो है ना कूट कूट की भरी हुई है, इसीलिए वो एक सम्मान का पात्र है, अपमान का नहीं है। अब आगे रचना और अभिव्यक्ति में आ चुके हैं। तो प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। क है कि हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो उत्तर होगा कि हवलदार साहब का चौराहे पर रुकना और पान खाना यह बताता है कि वे अपने आसपास की परिस्थितियों और घटनाओं में रुचि रखते थे। नेताजी को निहारना यह बताता है कि उनका मन स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए आतुर था। वे चाहते थे कि युवा पीढ़ी और संपूर्ण समाज राष्ट्र प्रेम के महत्व को समझे। तो देखिए हवलदार साहब जो है राष्ट्र प्रेमी थे, साथ ही साथ आसपास की जो परिस्थितियाँ घटनाओं हैं उनसे वो संबंध रखना चाहते थे। उनके मन में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना थी और वो चाहते थे कि युवा पीढ़ी जो है ना और ये जो समाज है वो राष्ट्र प्रेम के महत्व को जाने। अब इसमें प्रश्न ख है कि पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो उत्तर है इसका कि आमतौर पर पान वाला कैप्टन का मजाक उड़ाता था, जैसे उसके अंदर देश प्रेम की भावना ना हो, परंतु जब कैप्टन मर जाता है तो उसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जग जाती है। इसी कारण से वह भरी आंखों से उदास होकर हवलदार साहब को कैप्टन के मरने की जानकारी देता है। तो किसी चीज़ के ना होने से ही उसकी कीमत का पता चलता है। उसी प्रकार कैप्टन के मरने के बाद पान वाला भी उसको याद करता है और भावुक हो जाता है। इसमें ग है कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उत्तर होगा कि कैप्टन भले ही लंगड़ा था, परंतु उसके अंदर फौजियों जैसी भावना कूट कूट कर भरी थी। बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति देखकर उसका मन आहत होता था और अपनी सीमित आय के बावजूद वह चश्मा लगा देता था, जिससे मूर्ति अधूरा ना लगे। तो देखिए कैप्टन के मन में देशभक्ति की भावना जो है ना कूट कूट के भरी थी, इसीलिए बिना चश्मे की जो मूर्ति है उसको अच्छा नहीं लगता था और कम संसाधन के बावजूद भी वो हमेशा उसमें चश्मा लगाता था। प्रश्न 7 है कि जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो उत्तर है कि उनके मानस पटल पर कैप्टन का चित्र एक लंबे कद काठी वाले फौजी का रहा होगा, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं था, नाम से ही वो कल्पना कर रहे थे, जिसका चेहरा सैनिकों के समान ओजस्वी होगा। साथ ही उसके मन में नेताजी के प्रति अगाध श्रद्धा होगी, जैसे वो उनके फौज का सिपाही रहा हो। तो कैप्टन के नाम से ही हवलदार साहब को लगता था कि ये कोई फौजी होगा, जिसकी रौबदार मूछें भी हो सकती हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ उनको ये विश्वास था कि चूँकि वो कैप्टन है तो किसी न किसी फौज का वो सिपाही जरूर रहा होगा और एक सच्चा राष्ट्रभक्त रहा होगा। अब प्रश्न 8 देखिए कि कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। क है इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो उत्तर होगा कि इसका उद्देश्य लोगों में उनके कार्यों के प्रति जागरूकता फैलाना होता है, ताकि लोग उनको ना भूलें। तो देखिए जो मूर्ति होते हैं बड़े लोगों की होती हैं, उनका जीवन अच्छे कार्यों से भरा होता है, तो उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों को फैलाना, उनके कार्यों को दिखाना मूर्ति एक जरिया होता है। अच्छे कार्य करने में रुचि लें और युवाओं को भी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करें, ताकि लोग जो हैं उनके कार्य को अपने जीवन में अपनाएं और साथ ही साथ जो युवा हैं, जो राष्ट्र के भविष्य हैं, वो भी राष्ट्र निर्माण में आगे आएँ। इसका ख है कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। उत्तर होगा कि मैं अपने इलाके के चौराहे में महात्मा गांधी की मूर्ति लगवाना चाहूँगा। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर संपूर्ण विश्व को सत्याग्रह सिखाया। समाज सुधार के क्षेत्र उनके कार्य सदैव संपूर्ण मानव जगत के लिए अनुकीर्ण हैं। उनका जीवन ही आदर्श जीवन है, जिस पर चलने मात्र से सभी समस्याओं से मुक्ति पाया जा सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे महात्मा गांधी का उदाहरण लिखा है, आप चाहें तो सुभाष चंद्र बोस का, रानी अहिल्याबाई का, भगत सिंह का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे मैंने बताया, किसी का भी आप उदाहरण देके इसको लिख सकते हैं। अब इसमें प्रश्न ग है कि उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए जो मूर्ति हम लगाएंगे उसके प्रति। तो उत्तर होगा कि उस मूर्ति का ना अपमान करें, ना होने दें, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें और लोगों के मध्य उस महान व्यक्ति के कार्यों की चर्चा करें, जिससे लोगों को उनके पथ पर चलने की प्रेरणा मिले। प्रश्न 9 है कि सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों को उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए।
तो देखिए इसमें हम कई प्रकार के कार्यों को सम्मिलित कर सकते हैं। तो मैंने इसके उत्तर में किन किन को सम्मिलित किया है आप ध्यान से देखिएगा, आप चाहें तो और भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इसका उत्तर है कि निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं। पहला है प्रदूषण और गंदगी ना फैलाना, दूसरा है अधिक से अधिक पेड़ लगाना, तीसरा नशा न करना और न करने के लिए जागरूकता फैलाना, चौथा देश की एकता और अखंडता बनाए रखना और पांचवा सदैव अच्छे कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते रहना। अब प्रश्न 10 है कि निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इसका उत्तर होगा कि मान लो कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम वाला चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। अब इसमें प्रश्न 11 है कि भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। इसका उत्तर है कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से भाषा सरल और सहज बनती है, जिससे लोगों को अलग शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कई भाषाओं में दूसरी भाषाओं के शब्द रहते हैं, जिससे समझने में आसानी होता है, नए प्रकार के शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो भाषा में नए शब्द जाते हैं उससे उसका शब्द भंडार जो है ना वो बढ़ता है। तो भाषा अध्ययन में आते हैं। फिर प्रश्न 12 है कि निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो इसमें पहला है कहा है कि नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। तो देखिए निपात क्या होता है। निपात होता है कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। तो मान लीजिए कोई वाक्य है जिसमें किसी के ऊपर भी, किसी बात के ऊपर भी हमको ज़रूरत से ज़्यादा भार देना है, तो वहाँ पे हम निपात का प्रयोग करेंगे। जैसे कि तक, मत, क्या, हाँ भी, केवल, जी, नहीं, न, काश। ठीक है। तो देखिए इसमें जो हमने उदाहरण लिया है कि नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, तो इसमें कुछ न कुछ जो है ना निपात है इसका, और इसका वाक्य प्रयोग होगा कि तुम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, है ना। हो होगा, ये करते रहते हो होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको करते रहते हो पढ़िएगा। अब इसमें ख देखिए किसी स्थानीय कलाकार को ये अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा। तो यहाँ पे निपात जो है ना को ही है, तो को ही का वाक्य प्रयोग होगा कि परिश्रमी को ही सफलता मिलती है। अब ग देखिए यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, इसमें निपात होगा तो था। मैंने राम को आम दिया तो था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो था का प्रयोग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने किया है कि मैंने राम को आम दिया तो था। इसमें घ है कि हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। उत्तर होगा निपात अप भी। वाक्य प्रयोग होगा कि तुम अप भी अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते। अब देखिए उसके बाद अंगा में आ चुके हैं कि 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो इसमें निपात होगा में। वाक्य प्रयोग होगा सुबह में हल्का नाश्ता करना चाहिए। आगे देखिए, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलना है। ये ग्रामर से संबंधित है। कहा है कि वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता है। तो देखिए इसमें कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे कि उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर दिया जाता है। इसमें कर्म की प्रधानता हो गई। ख देखिए कि पान वाला नया पान खा रहा था। तो उत्तर होगा कि पान वाले द्वारा, है ना, कर्मवाच्य में द्वारा का उपयोग होता है। नया पान खाया जा रहा था। ग है कि पान वाले ने साफ बता दिया था। तो उत्तर होगा कि पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। घ है ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। तो ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। फिर इसके बाद अंगा है इसमें कि नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो उत्तर होगा कि नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। च देखिए, च है कि हवलदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। उत्तर होगा कि हवलदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित या नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। क है कि माँ बैठ नहीं सकती। उत्तर होगा कि माँ से बैठा नहीं जाता। ख है कि मैं देख नहीं सकती। तो इसका भाववाच्य में रूपांतरण होगा कि मुझसे देखा नहीं जाता, है ना। याद रखिएगा, बैठा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं किसमें, भाववाच्य में। ग है
चलो अब सोते हैं। तो उत्तर होगा कि चलो अब सोया जाए। इसमें भावना का प्रमुखता हो गया। घ है कि माँ रो भी नहीं सकती। उत्तर होगा कि माँ से रोया भी नहीं जाता। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने पूरे प्रश्न उत्तरों को और ग्रामर को यहाँ पे कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।